this video we will be discussing about our next test of triaxial test, that is unconsolidation undrained test. यदि हम आप देखेंगे हमारे पिछले लेक्चर्स में हमने बात किया था इन सभी टेस्ट के बारे में, ट्राइएक्सियल टेस्ट के बारे में हम बात कर रहे थे, जिसके अंदर हमारे पास 3 टेस्ट पॉसिबल है। कंसोलिडेशन ड्रेन टेस्ट सीडी टेस्ट हो सकता है, कंसोलिडेशन अनड्रेन टेस्ट सीयू टेस्ट हो सकता है। हमने बताया था कि ये जो पहला टेस्ट है ये बहुत स्लो टेस्ट है, इसलिए इसका नाम होता है एस टेस्ट। कंसोलिडेशन अनड्रेन टेस्ट जो होता है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में सीयू टेस्ट लिखेंगे, आप पिछला लेक्चर देखेंगे जहाँ पर हम इसको कंसोलिडेशन अनड्रेन टेस्ट की बात किए हैं। और फिर उसके बाद हम बात करेंगे, इस वीडियो में बात करेंगे हम इस लेक्चर में अनकंसोलिडेशन अनड्रेन टेस्ट की, जिसको हम शॉर्ट में कह सकते हैं यूयू टेस्ट। यदि आप पिछला लेक्चर देखते हैं जहाँ पर मैंने कंसोलिडेशन अनड्रेन टेस्ट की बात किया था, तो वहाँ पर भी मैंने किसके बात की थी, जिसको मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा था सी यू टेस्ट। एक्चुअली बाय मिस्टेक वहाँ सी डी टेस्ट हो गया था एक्चुअली, तो वो आप समझ जाइए कि वो सी यू टेस्ट था। इट वॉज नॉट सी डी टेस्ट, इट वॉज सी यू टेस्ट। तो जिसके अंदर हमने देखा था पहला स्टेज सेल प्रेशर स्टेज था, दूसरा स्टेज जो था वो शेयरिंग स्टेज था। पहले स्टेज में हमने क्या किया था, कंसोलिडेशन ऑकर हो रहा था, मतलब हमने वॉल ओपन रखा था, और दूसरे स्टेज में हमने वॉल को क्लोज रखा था, अनड्रेन कंडीशन में हमको सॉइल को शेयर कराना था। लेकिन इस टेस्ट की मैं बात कर रहा हूँ अब इस लेक्चर में, टेस्ट नंबर 3, जहाँ पर मैं अनकंसोलिडेशन अनड्रेन टेस्ट की बात करने वाला हूँ, जिसको शॉर्ट में हम लिखने वाले हैं यूयू टेस्ट, और जिसको हम कहते हैं क्विक टेस्ट, शॉर्ट में लिखेंगे क्यू टेस्ट। चूँकि यहाँ पर कंसोलिडेशन नहीं हो रहा है, मतलब विद इन द फाइनाइट टाइम हम इस टेस्ट को कंप्लीट कर सकते हैं, और बहुत जल्दी ये कंप्लीट हो जाता है टेस्ट, इसलिए इसका नाम दिया गया है क्विक टेस्ट। चूँकि यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रहा है फर्स्ट टेस्ट में, तो इट टेक्स इनफाइनाइट टाइम, मतलब ज़्यादा टाइम ले रहा है, इसलिए इसको कहते हैं स्लो टेस्ट। तो ये स्लो टेस्ट मीन्स एस टेस्ट, ये फास्ट टेस्ट क्विक टेस्ट मतलब क्यू टेस्ट, और एस और क्यू के बीच में क्या आता है, आर। तो ये वाला जो टेस्ट है इसको हम कहते हैं आर टेस्ट। आर का कोई मीनिंग नहीं है, सिर्फ इन दोनों के बीच का टाइम ये लेता है, इंटरमीडिएट टाइम टू कंप्लीट द टेस्ट, इसलिए हम इसको कहते हैं आर टेस्ट। ठीक है, तो यहाँ तक पहला, दूसरा और स्कैम्पटन पोर प्रेशर पैरामीटर्स ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हमारे पिछले लेक्चर्स में। इस लेक्चर में हम बात करते हैं कंसोलिडेशन अनकंसोलिडेशन अनड्रेन टेस्ट की। तो देखते हैं किस तरीके से इसके अंदर हम सॉइल की शेयर स्ट्रेंथ निकालते हैं। तो टेस्ट है मेरे पास अनकंसोलिडेशन अनड्रेन टेस्ट। तो अनकंसोलिडेशन अनड्रेन टेस्ट है। अच्छा, इसको शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं हम, यूयू टेस्ट, यूयू टेस्ट। और क्या नाम इसका मैंने आपको बताया है, वी हैव वन मोर नेम दैट इज क्विक टेस्ट, क्योंकि कंसोलिडेशन नहीं हो रहा है तो जल्दी टेस्ट कंप्लीट किया जा सकता है। शॉर्ट में इसको हम लिख देते हैं क्वी टेस्ट। ये हो गया आपका क्यू टेस्ट, क्विक टेस्ट, फिर आपका यूयू टेस्ट और अनकंसोलिडेटेड अनड्रेन टेस्ट। तो ये सभी टेस्ट ये हमारा शेयर स्ट्रेंथ ट्राइएक्सियल मशीन में निकालने का लास्ट टेस्ट है। ठीक है, तो बात करते हैं क्या होने वाला इस टेस्ट में। तो पहला स्टेज जो हमारा होता है, दैट स्टेज इज फर्स्ट स्टेज, एंड द स्टेज इज सेल प्रेशर स्टेज। काफ़ी बार हम ये डिस्कस कर चुके हैं। सेल प्रेशर स्टेज में हम क्या करते हैं, सेल प्रेशर लगाते हैं। अच्छा, सेल प्रेशर कैसे लगाना है, सेल के अंदर हम वाटर फिल करके उस पर क्या लगाते हैं, प्रेशर लगाते हैं। सेल प्रेशर स्टेज हाई प्रेशर पे वाटर फिल होता है। तो यहाँ पर टेस्ट क्या है, आप अनकंसोलिडेशन चाहते हैं सॉइल के अंदर, वी डू नॉट वांट कंसोलिडेशन ऑफ आवर सॉइल। तो इसके अंदर हमको क्या रखना पड़ेगा, वॉल को क्लोज रखना पड़ेगा। तो फर्स्ट स्टेज है सेल प्रेशर स्टेज, जहाँ पर हम वॉल को क्या रख रहे हैं, क्लोज। कौन सा वॉल, ड्रेनेज वॉल। सो ड्रेनेज वॉल इज केप्ट क्लोज्ड। तो आप देखिए, आपने जैसे ही सेल प्रेशर सिग्मा 3 अप्लाई करते हैं, पहला हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले सॉइल सैंपल हमने बनाया और उसके अंदर हम क्या लगा रहे हैं, सेल प्रेशर सिग्मा 3। तो मैं लिख देता हूँ सेल प्रेशर, जिसको हम कह सकते हैं कन्फाइनिंग प्रेशर, जिसको मैं किससे डिनोट करता हूँ, सिग्मा 3 से, इज अप्लाइड। एक कांस्टेंट वैल्यू जो है वो अप्लाई करके हम इसके ऊपर रख देते हैं। अब जैसे आप देखेंगे कि यहाँ पर आपने सॉइल पर कन्फाइनिंग प्रेशर चारों तरफ से क्या लगा रखा है। जैसे ही कन्फाइनिंग प्रेशर लगाएंगे, इसके अंदर क्या डेवलप होगा, पोर वाटर प्रेशर यूसी डेवलप होगा।
यूसी डेवलप होगा, पानी बाहर निकलने की कोशिश करेगा, ड्रेनेज वॉल तो क्लोज कर रखा है हमने, सो पानी बाहर नहीं जा पाएगा, मतलब पोर वाटर प्रेशर जो डेवलप हुआ है वो डिसिपेट नहीं होगा, तो यहाँ पर आपको प्रेशर मीटर पर रीडिंग्स मिलने स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या लिख दूँ मैं, कन्फाइनिंग प्रेशर सिग्मा 3 इज अप्लाइड, जिसके कारण आपको यहाँ पर क्या मिलता है, कन्फाइनिंग प्रेशर सिग्मा 3 के कारण पोर वाटर प्रेशर UC will develop। सो UC डेवलप हो चुका है ना। क्या UC जीरो हो जाएगा क्या? नो, अभी तक हम जो देखते आए हैं, चाहे मैं बात करूं इस कंडीशन का टेस्ट नंबर 1 का, या मैं बात करूं आपका टेस्ट नंबर 2 का, दोनों में ही कंसोलिडेशन हो रहा था फर्स्ट स्टेज पे, सेल प्रेशर स्टेज पे, इसलिए आपका UC जो हो रहा था वो जीरो हो रहा था। लेकिन इन दिस टेस्ट आपका जो वॉल जो है, हमने यहाँ पे UU टेस्ट में फर्स्ट स्टेज में वॉल क्लोज कर रखा है, दैट मीन्स UC विल बी मेंटेन, इट वोंट बिकम जीरो। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि सिंस द वॉल इज क्लोज्ड, ड्रेनेज वॉल इज क्लोज्ड, इसलिए आपका जो UC का जो वैल्यू होगा, दिस विल नॉट बी इक्वल टू जीरो, ये मेंटेन रहेगा। ठीक है, अच्छा यहाँ तक मेरा क्लियर होता है। तो आप समझने की कोशिश करिए कि आपके पास पहले एक सॉइल सैंपल था, उसके अंदर आपने क्या किया, उसमें हमने चारों तरफ से इसके अंदर कन्फाइनिंग प्रेशर लगा दिया, कितने अमाउंट का, सिग्मा 3 अमाउंट का, ये हमने लगा दिया है इसके अंदर कन्फाइनिंग प्रेशर। अच्छा, तो ये हो गया आपका सिग्मा 3 चारों तरफ से, कन्फाइनिंग प्रेशर वाटर के थ्रू हमने लगाया है, एक्चुअल कंडीशन हमने ग्राउंड की डेवलप कर दी है। अब क्या हो रहा है, इसके अंदर पोर वाटर प्रेशर डेवलप हो चुका है UC का, ठीक है, जो कि जीरो के बराबर नहीं है। तो यहाँ पर हम सॉइल के अंदर पोर वाटर प्रेशर क्या लगा रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं। तो सॉइल के अंदर पोर वाटर प्रेशर डेवलप हो चुका है, ये वैल्यू क्या रहेगी इसकी, UC, पोर वाटर प्रेशर UC सॉइल पे डेवलप हो चुका है। तो इस स्टेज तक आपकी सॉइल में कितना कन्फाइनिंग, आपके सॉइल में कितना प्रेशर अवेलेबल है, तो आपकी सॉइल में टोटल स्ट्रेस के टर्म में बात करूं तो सिग्मा 3 अवेलेबल है, इफेक्टिव स्ट्रेस के टर्म में बात करूं तो सिग्मा 3 माइनस UC अवेलेबल है। ठीक है, तो अप टू दिस स्टेज, अप टू द एंड ऑफ फर्स्ट स्टेज क्या हमारे पास अवेलेबल है, टोटल स्ट्रेस सिग्मा 3 अवेलेबल है और इफेक्टिव स्ट्रेस क्या अवेलेबल है, सिग्मा 3 माइनस UC अवेलेबल है। ठीक है, इतना मुझे क्लियर हो रहा है। अब हमने क्या किया यहां पर बात करते हैं सेकंड स्टेज की। यह है मेरे पास यहां पर सेकंड स्टेज। सेकंड स्टेज क्या है हमारे पास, सेकंड स्टेज है दैट इज शेयरिंग स्टेज। तो शेयरिंग स्टेज पर क्या काम होता है, शेयरिंग स्टेज में हमने काफी बार डिस्कस किया है। शेयरिंग स्टेज पे हम सॉइल को शेयर करते हैं डेविट्रिक स्ट्रेस लगा के। कब तक लगाना है, ये बढ़ाते जाना है डेविट्रिक स्ट्रेस अप टू द फेलियर। ठीक है, तो यहां पर टेस्ट नाम क्या है मेरे पास, UU। सेकंड स्टेज ये है अनड्रेन, मतलब आपको शेयर जो कराना है सॉइल को वो यहाँ पर अनड्रेन कंडीशन में कराना है। अनड्रेन कंडीशन मतलब आपको जो ड्रेनेज वॉल है वो क्या कराना है, जो आपका ड्रेनेज वॉल है इज केप्ट क्लोज्ड, है ना। तो आपको ड्रेनेज वॉल क्या कर देना है, क्लोज कर देना है पूरी तरीके से। अब ड्रेनेज वॉल यदि आप क्लोज कर देंगे तो वापस इसके अंदर क्या डेवलप होगा, पोर वाटर प्रेशर डेवलप होगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि स्टेप 1 क्या हो जाएगी कि डेवियोट्रिक स्ट्रेस सिग्मा D is applied and increased। अप्लाई कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। फिर हमने क्या देखा, फिर हमने देखा कि जैसे जैसे डेविट्रिक स्ट्रेस हम बढ़ाते चले जा रहे हैं, सॉइल क्या होगी, किसी पॉइंट पर जाकर शेयर तो होगी। तो जैसे जैसे आप डेविट्रिक स्ट्रेस बढ़ा रहे हैं, यहाँ पर हमें एक्शियल स्ट्रेन
मेजर करने की फैसिलिटी है, तो आप एक्शियल स्ट्रेन एंड डेविट्रिक स्ट्रेस के बीच में क्या बना सकते हैं, कर्व बना सकते हैं। ऐसी ओसीसी सॉइल हो सकती है, एनसीसी सॉइल हो सकती है, किसी भी टाइप की सॉइल में आपको क्या करना है, कर्व बनाना है। तो यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ मैं, कर्व किस तरीके से बनेगा, हम काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं। कर्व आपका कुछ इस फैशन में बनना चाहिए कि चलिए मैं यहीं पर बना देता हूँ। कर्व क्या बनेगा, कर्व कुछ इस तरीके से बनना चाहिए कि यहाँ पर हम डेविट्रिक स्ट्रेस ले रहे हैं सिग्मा डी, और यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं, आपका एक्सियल स्ट्रेन ले रहे हैं। तो अब यदि हम बात करें तो ये कर्व किस तरीके से मिलना चाहिए, ये कर्व आपका कुछ इस फैशन में मिलेगा। कौन सी सॉइल के लिए, ओसीसी सॉइल के लिए। एंड ये कर्व कुछ इस शेप में मिलेगा, कौन सी सॉइल के लिए, एनसीसी सॉइल के लिए। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, दिस विल बी योर ओसीसी सॉइल एंड द कर्व दिस वन विल बी फॉर एनसीसी सॉइल। अब क्या करना है कि सिग्मा डी आप बढ़ाते चले गए और आपको एक्शियल स्ट्रेन मेजर करते चले गए। आपने सिग्मा डी और एक्शियल स्ट्रेन के बीच में कुछ इस शेप में कर्व ड्रॉ कर दिए। ओसीसी है तो ओसीसी की बात करेंगे, एनसीसी है तो एनसीसी की बात करेंगे। यहाँ पर आपने क्या किया, मैक्सिमम वैल्यू मेजर कर ली, दैट आई डिनोट बाय डेल्टा सिग्मा एफ। इसके लिए एनसीसी के लिए यदि सॉइल है तो उसके लिए भी आपने डेल्टा सिग्मा एफ डिनोट कर लिया। तो यहाँ से हम क्या निकालना चाहते हैं कि फेलियर हो रही है जब सॉइल शेयर हो रही है, सो एट द टाइम ऑफ शेयर और एट द टाइम ऑफ फेलियर सॉइल में कितना डेविट्रिक स्ट्रेस लग रहा है, तो वो हो जाएगा हमारे पास डेल्टा सिग्मा एफ का वैल्यू, अल्टीमेट वैल्यू जिसे हम कहेंगे। तो यहाँ पर मैं लिख दूं कि द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डेविट्रिक स्ट्रेस डेल्टा सिग्मा एफ इज कैलकुलेटेड और इज नोटेड, और इट इज नोटेड फ्रॉम द फिगर वी कैन नोट डाउन। तो हमारे पास ये स्टेप हो चुकी है, डेल्टा सिग्मा एफ आ चुका है। आप देखेंगे सेकेंड स्टेज में भी मैंने यहाँ पर वॉल को क्या कर रखा है, क्लोज कर रखा है। इफ द वॉल इज क्लोज देन व्हाट विल हैपन, यहाँ पर वॉल पूरी तरीके से क्लोज है, ये ड्रेनेज वॉल क्लोज है, तो जिसे आप इसके अंदर डेविट्रिक स्ट्रेस लगाने वाले हैं तो एक पोर वाटर प्रेशर और डेवलप हो रहा है यहाँ पर, और वो कौन सा डेवलप होगा, यूडी। अब देखेगा वापस पोर वाटर प्रेशर निकलने की कोशिश करेगा, डिसिपेट होने की कोशिश करेगा वाटर, लेकिन वॉल क्लोज है तो वाटर फ्लो नहीं हो पाएगा बाहर, मतलब यहाँ पर फिर मुझे पोर वाटर प्रेशर बढ़ के मिलने वाला है एंड द वैल्यू विल बी यूडी। तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूं कि पोर वाटर प्रेशर यूडी विल डेवलप, पोर वाटर प्रेशर यूडी विल डेवलप। पोर वाटर प्रेशर यूडी डेवलप हो चुका है, ठीक है। अब समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर मुझे क्या वैल्यूज मिला है। फर्स्ट स्टेज में मुझे दो वैल्यूज मिला था, एक तो टोटल स्ट्रेस सिग्मा 3 का, इफेक्टिव स्ट्रेस सिग्मा 3 माइनस यूसी का। ये कहाँ तक की बात हुई थी, एट द एंड ऑफ फर्स्ट स्टेज की। मैं बात कर रहा हूँ एट द एंड ऑफ सेकंड स्टेज की। फिर मुझे दो वैल्यूज मिल चुकी है, एक तो वैल्यू मिली मुझे डेल्टा सिग्मा एफ की जो कि मैक्सिमम वैल्यू है फेलियर पर डेविट्रिक स्ट्रेस का, एंड दूसरा वैल्यू मुझे मिला है यहाँ पर पोर वाटर प्रेशर यूडी का, ठीक है। तो अब सेकंड स्टेज के एंड पर हमें क्या रिजल्ट्स मिलते हैं उसकी बात करते हैं। बात करते हैं पहले टोटल स्ट्रेस की। टोटल स्ट्रेस सिग्मा 1 क्या होता है, टोटल मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस सिग्मा 1 का कितना वैल्यू मिल रहा है यहाँ पर मुझे, वो वैल्यू मुझे मिल रहा है यहाँ से टोटल स्ट्रेस सिग्मा 3, टोटल माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस सिग्मा 3 प्लस यहाँ से आपका डेविट्रिक स्ट्रेस डेल्टा सिग्मा एफ। तो ये हो गया आपका डेल्टा सिग्मा एफ प्लस टोटल माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस, ये हो गया टोटल मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस सिग्मा 1, ठीक है। उसके बाद अब बात करते हैं हम इफेक्टिव स्ट्रेसेस के बारे में कि आपके पास इफेक्टिव स्ट्रेस कितना है। इफेक्टिव स्ट्रेस की यदि हम बात करें तो कितना बन जाएगा, टोटल स्ट्रेस सिग्मा 1 विच इज योर मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस माइनस टोटल पोर वाटर प्रेशर। टोटल पोर वाटर प्रेशर क्या हो जाएगा, आप देखिए यहां से आपको क्या पोर वाटर प्रेशर मिला था, यूसी, यहां से आपको क्या पोर वाटर प्रेशर मिला है, यूडी। तो टोटल पोर वाटर प्रेशर आप क्या कर देंगे यहां से माइनस यूसी प्लस यूडी, ठीक है। यहां की बात करते हैं इफेक्टिव प्रिंसिपल की।
इफेक्टिव माइनर प्रिंसिपल की, तो यहाँ भी टोटल स्ट्रेस सिग्मा 3 माइनस टोटल पोर वाटर प्रेशर, यहाँ तक का कुछ अमाउंट में घटा चुका था, इसमें से और यूडी को माइनस करो या फिर इसमें से टोटल यूसी प्लस यूडी को माइनस करो। तो यहाँ पर मैं टोटल माइनस कर रहा हूँ यूसी प्लस यूडी, तो ये मेरे पास आ चुके हैं एट द एंड ऑफ सेकेंड स्टेज टोटल स्ट्रेस एंड इफेक्टिव स्ट्रेस। ठीक है, तो टोटल स्ट्रेस यहाँ पर ये सिग्मा 3 था, इसको हम क्या कहेंगे, सिग्मा 3 को हम बोलते हैं माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस, टोटल है जो कि, और टोटल माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस, टोटल मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, इफेक्टिव मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, इफेक्टिव माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस। ये वैल्यूज मेरे पास क्या हो चुकी है, आ चुकी है। किसके लिए आ चुकी है, ये सैंपल नंबर 1 के लिए आ चुकी है। ठीक है, अब यदि मैं बात करता हूं डायमीटर का, तो डायमीटर की यदि मैं बात कर रहा हूं यहां पर, तो आपको एक बात नोटिस करना चाहिए। क्या बात नोटिस करना चाहिए कि यदि मैं टोटल स्ट्रेस मोहर सर्कल बनाता हूं तो उसका डायमीटर कितना आता है। तो इन दोनों के बीच में यदि मैं डायमीटर की बात करूं, डायमीटर ऑफ मोहर सर्कल कितना बनना चाहिए टोटल स्ट्रेस मोहर सर्कल के लिए, दिस माइनस दिस, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 का। तो यहां पर मुझे डायमीटर मिल रहा है सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 का। ओके, नो प्रॉब्लम। यहां पे यदि मैं बात करूं इन दोनों के बीच में, तो इन दोनों के बीच में जो मिलना चाहिए मुझे, कितना मिलना चाहिए देखते हैं, दिस माइनस दिस, इफेक्टिव मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस माइनस इफेक्टिव माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस। तो यहां पर इसका जो डायमीटर मिलना चाहिए इफेक्टिव मोहर सर्कल स्ट्रेस के लिए, सो डायमीटर ऑफ मोहर सर्कल इस सिचुएशन में हमें मिलने वाला है इक्वल टू, कितना मिलने वाला है, ये भी मिलने वाला है। आप इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये पूरा टर्म कैंसिल हो जाएगा पोर वाटर प्रेशर वाला। तो यहाँ पर भी मुझे जो डायमीटर मिलने वाला है सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 का ही मिलने वाला है। तो ये मैंने जो बात की, ये पूरी बात मैंने की किसके लिए, बात किया मैंने सॉइल सैंपल नंबर 1 के लिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सैंपल नंबर 1 के लिए मुझे इतने रिजल्ट्स मिल गए हैं। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सैंपल नंबर 1 के लिए मुझे टोटल स्ट्रेस सिग्मा 1 एंड इफेक्टिव स्ट्रेस सिग्मा 3 मिला है। किसके लिए मिला है, ये मिला है मुझे सैंपल नंबर 1 के लिए। ठीक, और इसी के लिए मुझे इफेक्टिव स्ट्रेस भी मिले हैं। कितने मिले हैं इफेक्टिव स्ट्रेस, सिग्मा 1 बार कॉमा सिग्मा 3 बार। कौन से सैंपल के लिए, सैंपल नंबर 1 के लिए। इसका डायमीटर एंड इसका डायमीटर क्या है, सेम है। ये हमने यहाँ पे प्रूव करके बता चुके हैं आपको। अब बात करते हैं सैंपल नंबर 2 के केस में। सैंपल नंबर 2 में देखते हैं क्या होने वाला है। सैंपल नंबर 2 में एक्चुअली आप यदि ध्यान से देखेंगे तो मैं क्या करता हूं, मैंने आपको कंसोलिडेशन ड्रेन टेस्ट भी पढ़ाया है, मैंने आपको कंसोलिडेशन अनड्रेन टेस्ट भी पढ़ाया है। दोनों ही टेस्ट में हम क्या करते थे, सैंपल नंबर 1 के लिए जो प्रोसीजर करते थे वही प्रोसीजर सैंपल नंबर 2 के लिए, सैंपल नंबर 3 के लिए करते थे। और वहां पर जब भी मैं सैंपल नंबर 2 की बात करता था तो उसमें जो मैं कन्फाइनिंग प्रेशर लगाने वाला हूं दैट विल बी ग्रेटर देन द कन्फाइनिंग प्रेशर ऑफ सैंपल नंबर 1। सैंपल नंबर 3 की बात करूं तो सैंपल नंबर 3 में जो मैं कन्फाइनिंग प्रेशर लगाने वाला था दैट विल बी ग्रेटर देन द कन्फाइनिंग प्रेशर ऑफ सैंपल नंबर 2 एज वेल एज द सैंपल नंबर 1। तो यहां पर भी मैं क्या करने वाला हूं, सेम काम करने वाला हूं अनकंसोलिडेशन अनड्रेन टेस्ट के अंदर। क्या करता हूं कि अब मैं सैंपल नंबर 2 की बात कर रहा हूं, स्टेज नंबर 1 सेल प्रेशर स्टेज है आपके पास, और इस सेल प्रेशर स्टेज में आप क्या करेंगे कि आपके सॉइल सैंपल के ऊपर आप कन्फाइनिंग प्रेशर लगाएंगे। ये जो कन्फाइनिंग प्रेशर होगा ये बड़ा होगा किससे, पहले वाले से। तो ठीक है, मैंने क्या किया, आपका बढ़ा के थोड़ा सा वैल्यू लगा दिया। इस केस में क्या लगने वाला है, सिग्मा 3 बड़ा होगा सिग्मा 3 ऑफ सैंपल नंबर 2 बड़ा होगा सिग्मा 3 ऑफ सैंपल नंबर 1 से। ठीक है, तो कितना बड़ा है वो मैं आपको यहां पे बताता हूं कि यदि मैं लिख रहा हूं सिग्मा 3 2 के बारे में, ये इक्वल टू है सिग्मा 3 ऑफ सैंपल नंबर 1 प्लस सम वैल्यू ऑफ डेल्टा सिग्मा सी।
और डेल्टा सिग्मा 3 इफ यू वांट आई कैन राइट। कन्फाइनिंग स्टेज थोड़ा सा हमने क्या लिया, बढ़ा के बताया है। ठीक है, इतना क्लियर है। मतलब यदि मैं बोल रहा हूं कि पहले मैंने इसका जो वैल्यू है यहाँ पर जो सैंपल नंबर 1 में कन्फाइनिंग प्रेशर लगाया था वो सपोज 30 किलो पास्कल का लगाया था, सैंपल नंबर 2 में सपोज 40 किलो पास्कल का लगा रहा हूं, तो 40 किलो पास्कल का लगाने के कारण कितना एडिशनल स्ट्रेस मैंने लगाया है कन्फाइनिंग प्रेशर पे, वो मैंने ज्यादा कन्फाइनिंग प्रेशर लगाया है दिस अमाउंट का विच इज इक्वल टू 40 माइनस 30 10 का। ठीक है, इतना बात क्लियर है। तो आप देखेंगे जब इस स्टेज में आप थोड़ा सा बढ़ाकर कन्फाइनिंग प्रेशर लगाते हैं तो आपको पोर वाटर प्रेशर भी क्या मिलता है, थोड़ा सा बढ़ के मिलता है। तो इस स्टेज में आपको जो पोर वाटर प्रेशर मिलने वाला है, पोर वाटर प्रेशर मिलने वाला है वो क्या होगा, तो देखिए पोर वाटर प्रेशर ऑफ सैंपल 2 में जो मिलने वाला है UC की यदि मैं बात करूं, UC जो कि आपका सैंपल नंबर 2 में डेवलप होने वाला है, दैट विल बी ग्रेटर देन द UC विच हैज बीन डेवलप्ड इन द सैंपल नंबर 1। क्योंकि आपने ज्यादा कन्फाइनिंग प्रेशर लगाया है आपने, तो यहां पर भी ज्यादा डेवलप होगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर होती है मुझे। अब क्वेश्चन आता है कि यहां से यदि मैं इतना ज्यादा लगा रहा हूं तो ये कितना ज्यादा डेवलप हुआ होगा, तो मैं यहां पर ये लिख देता हूं कि UC ऑफ सैंपल नंबर 2 इज इक्वल टू UC ऑफ सैंपल नंबर 1 प्लस यहां पे आपका डेल्टा UC डेवलप हुआ होगा। तो यहां पर ये सैंपल नंबर 2 का, ये है आपका सैंपल नंबर 1 का। तो आप देखेंगे कि यहाँ थोड़ा सा ज्यादा सैंपल नंबर 2 में थोड़ा सा ज्यादा कन्फाइनिंग प्रेशर लगाने के कारण यहाँ पे आपको थोड़ा सा ज्यादा कन्फाइनिंग पोर वाटर प्रेशर मिल रहा है। तो आप देखेंगे कि मैं एक वैल्यू जानता हूं, क्या वैल्यू जानता हूं, पोर वाटर प्रेशर का पैरामीटर स्कैम्पटन ने जो दिया था, स्कैम्पटन पोर वाटर प्रेशर पैरामीटर, जो B इज इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन पोर वाटर प्रेशर डिवाइड बाय चेंज इन कन्फाइनिंग प्रेशर, ये होता है ना। यू सिग्मा C भी लिख सकते हैं यहाँ पर यदि आप चाहें तो, मैं सिग्मा 3 लिख रहा हूं, आप सिग्मा C चाहे तो वो भी लिख सकते हैं। तो यहां पर मैं बात करता हूं यदि सैचुरेटेड क्लेई सॉइल का, क्या होता है सैचुरेटेड क्लेई सॉइल में, मैंने आपको पढ़ाया था स्कैम्पटन पोर प्रेशर पैरामीटर्स के बारे में। उस समय पे मैंने आपको बताया था फॉर द सैचुरेटेड सॉइल B का वैल्यू एग्जैक्टली इक्वल टू क्या होता है 1। तो यदि मैं बात करता हूं कि प्योर सैचुरेटेड सॉइल के लिए, सैचुरेटेड क्ले की यदि मैं बात करता हूं तो B का वैल्यू क्या हो जाने वाला है 1। कौन सी टाइप के सॉइल के लिए, फॉर सैचुरेटेड क्ले, तो इसका वैल्यू कितना हो गया है 1। तो इसका वैल्यू यदि 1 हो चुका है तो यहां से डेल्टा UC किसके बराबर हो जाएगा, डेल्टा सिग्मा 3 के बराबर। तो यहां से डेल्टा UC का जो वैल्यू है डेल्टा सिग्मा 3 के वैल्यू के बराबर हो जाएगा। इतनी बात मुझे यहां तक क्या हो रही है, क्लियर हो रही है। यदि मैं बोल रहा हूं कि सैंपल नंबर 1 में, समझने की कोशिश करते हैं कि मैं क्या कंसेप्ट बताना चाहता हूं। कंसेप्ट में ये बताना चाहता हूं कि सैंपल नंबर 1 में फॉर एग्जांपल मैंने 30 किलो पास्कल का कन्फाइनिंग प्रेशर लगाया, सैंपल नंबर 2 में मैंने सपोज 40 किलो पास्कल का कन्फाइनिंग प्रेशर लगाया। मतलब कन्फाइनिंग प्रेशर कितना ज्यादा लगाया, 10 किलो पास्कल का कन्फाइनिंग प्रेशर मैंने ज्यादा लगाया। सॉइल सैंपल नंबर 1 में आपके पास जो पोर वाटर प्रेशर डेवलप हो रहा था वो सपोज U1 हो रहा होगा, ठीक है, ये वाला हो रहा होगा। लेकिन जैसे ही सैंपल नंबर 2 में हमने 40 किलो पास्कल का लगाया तो UC2 हो गया। तो कितना बढ़ के लगा, वो जो बढ़ के लगा वो 10 किलो पास्कल का बढ़ के लगा, विच इज एग्जैक्टली इक्वल टू ये जो बढ़ के आपने कन्फाइनिंग प्रेशर लगाया था। यदि मैं बोलूं कि मैं सैंपल नंबर 2 में 30 किलो पास्कल बढ़ा के लगा रहा हूं तो कितना पोर वाटर प्रेशर बढ़ के लगेगा, पोर वाटर प्रेशर भी 30 किलो पास्कल बढ़ के लगेगा। यदि मैं बोल रहा हूं कि सैंपल नंबर 1 में मैं 100 किलो पास्कल बढ़ा के इस कन्फाइनिंग प्रेशर लगा रहा हूं तो पोर वाटर प्रेशर भी जो सैंपल नंबर 2 में डेवलप होगा वो भी 100 किलो पास्कल बढ़ के डेवलप होगा। तो ये चीजें यहां पर हम देखते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि सैचुरेटेड क्ले के केस में जो पोर वाटर प्रेशर पैरामीटर होता है स्कैम्पटन के द्वारा जो दिया गया था वो इक्वल टू 1 होता है, इसलिए ऐसा हो रहा है। अब इसके अंदर आप समझने की कोशिश करते हैं कि अब सैंपल नंबर 2 में भी मुझे ये रिजल्ट्स मिल चुके हैं। ये तो था आपका सेल प्रेशर स्टेज पे। अब आप देखेंगे यदि यहां पर मैं टोटल स्ट्रेस की बात करूं तो मेरे पास टोटल स्ट्रेस
कितना अवेलेबल है? टोटल स्ट्रेस सिग्मा 3 अवेलेबल है। ठीक है, अभी सेल प्रेशर स्टेज की ही बात कर रहा हूं। टोटल स्ट्रेस सिग्मा 3 ही अवेलेबल है और सिग्मा 3 आपका टोटल स्ट्रेस हो चुका है किस में? सैंपल नंबर 2 में। फिर इफेक्टिव स्ट्रेस की बात करूं, अभी सेल प्रेशर स्टेज पर ही हूं मैं, अभी गया नहीं हूं शेयरिंग स्टेज पर सैंपल नंबर 2 में। यदि मैं इफेक्टिव स्ट्रेस की बात करूं तो इफेक्टिव स्ट्रेस कितना डेवलप हुआ है? इफेक्टिव स्ट्रेस डेवलप हुआ होगा सिग्मा 3 फॉर सैंपल नंबर 2 और इस पे हम क्या लगा दे? बार। किसके बराबर होगा? सिग्मा 3 ऑफ सैंपल नंबर 2 माइनस पोर वाटर प्रेशर जो कि सैंपल नंबर 2 में डेवलप हुआ है। हम जानते हैं UC2 ये वैल्यू है आपका एक्चुअली। तो यहां पर यदि हम देखें सिग्मा बार 3 इज इक्वल टू सिग्मा बार 3 माइनस, इसको मैं क्या लिख दूं? UC प्लस डेल्टा UC। मतलब क्या लिखना चाह रहा हूं? सैंपल नंबर 2 का, यहां पर भी ये सैंपल नंबर 2 का, ये सैंपल नंबर 2 का। ठीक है, सैंपल नंबर 2 का जो इफेक्टिव स्ट्रेस होगा वो सैंपल नंबर 2 के टोटल स्ट्रेस माइनस टोटल पोर वाटर प्रेशर पैरामीटर पोर प्रेशर के बराबर होगा। तो आप यहाँ पर नोटिस करेंगे एक बात, ये जो आपने एडिशनल वैल्यू लगाई है, ये जो सिग्मा 32 है वो क्या है? ये इक्वेशन है। तो यहाँ पर मैं सिग्मा 32 की जगह ये लिख रहा हूँ कि सिग्मा 3 प्लस डेल्टा सिग्मा, ये हो गया आपका सैंपल नंबर 1, इसकी जगह लिखा मैंने सिग्मा 32 की जगह ये मैं लिख सकता हूँ यहाँ से। ठीक है, और ये तो मैंने लिख ही दिया है, क्या लिख दिया है? माइनस UC ऑफ सैंपल नंबर 1 जो एडिशनल आपने लगाया है UC प्लस डेल्टा सिग्मा, तो ये UC ऑफ सैंपल नंबर 1 प्लस एडिशनल डेल्टा UC किसके बराबर है? डेल्टा सिग्मा 3 के। तो यहाँ पर डेल्टा सिग्मा के बराबर है। सो आपने जो भी डेल्टा सिग्मा 3 एडिशनल लगाया है ये वो चीज़ है। तो आप देखेंगे कि यहाँ से अगर इसमें से आप इसको सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं तो ये से ये टर्म क्या हो चुका है? कैंसिल हो चुका है। मतलब आपको कन्फाइनिंग प्रेशर जो है सैंपल नंबर 2 में इफेक्टिव वैल्यू एट द एंड ऑफ सेल प्रेशर इतना मिलने वाला है, दैट इज सिग्मा 3 ऑफ सैंपल नंबर 1 माइनस UC ऑफ सैंपल नंबर 1, इतना मिलने वाला है। UC ऑफ सैंपल नंबर, ये आपका UC हो गया, UC ऑफ सैंपल नंबर 1 के बराबर। मतलब आप देखेंगे सैंपल नंबर 2 में भी जो इफेक्टिव कन्फाइनिंग प्रेशर मिल रहा है वो एग्जैक्टली सेम मिल रहा है जब मैं यहाँ पर आपका बात कर रहा था इस जगह पर इफेक्टिव स्ट्रेस एट द एंड ऑफ सेल प्रेशर स्टेज पर। तो यहाँ पर भी सिग्मा 3 माइनस UC फॉर फर्स्ट सैंपल सिग्मा 3 UC1 मिल रहा है। यहाँ पर भी सेकंड सैंपल में भी सिग्मा 3 UC1 मिल रहा है। तो मतलब क्या मैं कह दूं, चाहे मैं सैंपल नंबर 1 लूं, सैंपल नंबर 2 लूं, 3 लूं, 4 लूं, 5 लूं, कितने भी सैंपल्स लूं, एट द एंड ऑफ सेल प्रेशर स्टेज एट द एंड ऑफ सेल प्रेशर स्टेज पर जो इफेक्टिव कन्फाइनिंग प्रेशर मिलने वाला है दैट विल बी सेम, राइट? क्योंकि जो भी मैं एडिशनल कन्फाइनिंग प्रेशर देता हूं उतना ही एडिशनल पोर वाटर प्रेशर डेवलप हो जाता है जो कि एक दूसरे को यहां पर क्या कर रहा है? कैंसिल कर रहा है। अब सैंपल नंबर 2 के ही मैं किस पे जा रहा हूं? शेयर स्टेज पर। ऐसे ही शेयर स्टेज में भी गेम होगा। तो आप क्या करेंगे? आप डेविट्रिक स्ट्रेस लगाना चालू करेंगे। कब तक लगाएंगे? डेल्टा सिग्मा F पर। तो इस आप देखेंगे ये जो वैल्यू है ये वैल्यू आपके सैंपल नंबर 1 के इस वैल्यू के बराबर है। तो इस वैल्यू के कारण आपका कितना डेल्टा सिग्मा F आया था? इतना डेल्टा सिग्मा F आया था। सेम वैल्यू यहां पर भी आने वाली है। तो एट शेयर स्टेज क्या होने वाला है कि आपका जो सॉइल फेल होने वाला है वो सेम वैल्यू ऑफ डेल्टा सिग्मा F पर फेल होने वाला है। क्या आप सॉइल सैंपल यहां तक है, अब इस पे आप लोड लगाइए तो आपका सॉइल सेम वैल्यू पर फेल होने वाला है डेल्टा सिग्मा F पर। तो इट फेल्स एट डेल्टा सिग्मा F जो कि सॉइल नंबर 1 पे भी था, है ना? फिर उसके बाद आप यहां पे मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस क्या निकाल देंगे? सिग्मा 3 प्लस डेल्टा सिग्मा F। इसके कारण क्या पोर वाटर प्रेशर डेवलप होगा?
इट कॉसेस पोर वाटर प्रेशर एग्जैक्टली सेम इक्वल टू यूडी, जैसा 1 में डेवलप हो रहा था। ठीक है, देखिए 2 में भी ये सेम वैल्यू डेल्टा सिग्मा डीएफ पे फेल हो रहा है, तो उतना ही पोर वाटर प्रेशर यूडी डेवलप कर रहा है। तो यहाँ पर वैल्यू क्या बन रही है, सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा 3, सिग्मा 1 ऑफ सैंपल नंबर 2 इज इक्वल टू सिग्मा 3 ऑफ सैंपल नंबर 2 इक्वल टू डेल्टा सिग्मा एफ, जो कि सैंपल 1 में भी सेम है, सैंपल 2 में भी सेम है। बात करते हैं आपका किसके बारे में, सिग्मा 3 2 इफेक्टिव के बारे में। कितना हो जाएगा इफेक्टिव, यहां पर वो बन जाएगा आपका सिग्मा 3 माइनस यू सी प्लस यू डी। ठीक है, तो यहां पर ये था आपका, इस इक्वेशन से लिखा है मैंने सिग्मा 3 1 और यह है UC1। ठीक है, उसी तरीके से आप यदि देखेंगे तो आपका जो इफेक्टिव स्ट्रेस आपको निकालना है, तो यहाँ का जो टोटल स्ट्रेस है माइनस यहाँ का जो पोर वाटर प्रेशर है उसको आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो आप देखेंगे कि सिग्मा 3 1 जो निकाला है मैंने, वो किसे निकाला था, सिग्मा 3 1 वो यहाँ का ये है डेल्टा सिग्मा 3 के बराबर है। तो जो एडिशनल पोर वाटर प्रेशर UC1 का है वही आपका क्या बन जाएगा, इफेक्टिव स्ट्रेस बन जाएगा। तो आप देखेंगे कि इस टर्म में एक्चुअली, इस टर्म को यदि मैं मॉडिफाई करूं तो क्या मिलना चाहिए इस टर्म में मुझे, सिग्मा 3 ऑफ फर्स्ट सैंपल माइनस UC, यह भी माइनस हो जाएगा, माइनस UC1। ये पूरा क्या है एक्चुअली आपका, ये पूरा है आपका फर्स्ट सैंपल का, मतलब सिग्मा 3। ठीक है, इसको ऐसे रहने देते हैं। ये जो इक्वेशन आपका पूरा मिला है, यदि मैं इसको सेम रहने दूं कि सिग्मा 3 1 माइनस यह है आपका UC1 और UD जो है वो तो सेम है, चाहे वो सैंपल 1 की बात करूं या सैंपल 2 की। तो अब मैं बताना ये चाह रहा हूं कि यहां से भी आपको इफेक्टिव स्ट्रेस जो मिलेगा दैट विल बी इक्वल टू द इफेक्टिव स्ट्रेस जो आपको फर्स्ट सैंपल में मिला। फर्स्ट सैंपल में क्या मिला, ये मिला, ये फर्स्ट सैंपल का इफेक्टिव कन्फाइनिंग प्रेशर, ये फर्स्ट सैंपल का टोटल स्ट्रेस, टोटल कन्फाइनिंग प्रेशर, ये फर्स्ट स्टेज का कन्फाइनिंग स्ट्रेस, और यूडी तो दोनों में क्या है, हमें सेम है। तो एग्जैक्टली सेम इक्वेशन आपको सेकंड सैंपल में भी मिल गई है। इसे ही टोटल स्ट्रेस की मैं बात करूं तो टोटल मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस की बात कर रहा था मैं, तो टोटल इफेक्टिव, अब मैं इफेक्टिव मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस की मैं बात करूंगा तो यहां पर भी आप क्या देख सकते हैं, सिग्मा 1 माइनस यहां पर आप क्या देख पाएंगे, आपका आ जाएगा UC प्लस UD का, तो ये भी UC प्लस UD है। तो यहां पर भी आप सैंपल नंबर 2 में देखेंगे कि इफेक्टिव स्ट्रेस जो है वो क्या मिल रहे हैं, आपको सेम मिल रहे हैं। मतलब आपके पास टोटल स्ट्रेस तो अलग अलग है, आपके पास ये रहा टोटल स्ट्रेस, ये रहा टोटल स्ट्रेस आपका सिग्मा 3 का, टोटल स्ट्रेस अलग अलग है सैंपल 1 एंड सैंपल 2 के, लेकिन उनके जो इफेक्टिव स्ट्रेस है वो सेम निकल रहे हैं। ऐसे ही आप सैंपल नंबर 3 के लिए भी करेंगे। तो क्या मैं कह दूं, पूरे टेस्ट में मैं निकालना ये चाह रहा था कि चाहे मैं सैंपल नंबर 1 लूं, सैंपल नंबर 2 लूं या सैंपल नंबर 3 लूं या 4 लूं या 5 लूं, सभी के लिए इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होने वाले हैं, इफेक्टिव स्ट्रेस सेम होने वाले हैं। मतलब मेरे पास 5 सैंपल है तो टोटल स्ट्रेस के 5 सर्कल रहेंगे, मोहर सर्कल, लेकिन इन पांचों का एक ही क्या रहने वाला है मेरे पास, इफेक्टिव मोहर सर्कल रहने वाला है, इफेक्टिव स्ट्रेस सर्कल रहने वाला है। ठीक है, तो ऐसे मैंने नंबर ऑफ सैंपल्स लिए और उसको मैं क्या कर रहा हूं, अच्छा, और सभी का डायमीटर क्या है, सेम है। यहां पर भी मैं निकाल के बता चुका हूं, टोटल स्ट्रेस का और इफेक्टिव स्ट्रेस का डायमीटर क्या है, सेम है। और सभी टोटल स्ट्रेस, यदि मेरे पास 5 सैंपल है तो सैंपल 1 2 3 4 इन सभी के टोटल स्ट्रेस के डायमीटर भी क्या होने वाले हैं, सर्कल के सेम होने वाले हैं। और इन सभी का एक ही कॉमन केवल इफेक्टिव स्ट्रेस सर्कल बनेगा जिसका डायमीटर इन सभी टोटल स्ट्रेस के डायमीटर सर्कल्स के क्या होंगे, बराबर होगा। तो यहाँ पर हम क्या बना रहे हैं, मैं इस जगह पर बना के दे रहा हूँ आपको कर्व। यहाँ पर मैंने ले लिया टाउ और यहाँ पर मैंने ले लिया है सिग्मा। ठीक है, सबसे पहले मैंने बनाया पहले के लिए, ये बन गया मेरा पहले के लिए पहला सैंपल। ठीक है, फिर पहले सैंपल के लिए मैं क्या बना रहा हूं, इफेक्टिव स्ट्रेस।
तो ये बन गया मेरा डॉटेड लाइन में सेम डायमीटर का इफेक्टिव स्ट्रेस। इसका डायमीटर सॉलिड वाली लाइन का डायमीटर और डॉटेड लाइन का डायमीटर सेम है। फिर मैंने क्या किया, सेकंड सैंपल के लिए बनाया, सेकंड सैंपल का डायमीटर टोटल स्ट्रेस का एंड फर्स्ट सैंपल का डायमीटर टोटल स्ट्रेस का सेम है। सेकंड सैंपल का ये था मेरा सेकंड सैंपल, ये था मेरा फर्स्ट सैंपल। ब्लैक कलर सॉलिड लाइन टोटल स्ट्रेस सर्कल बता रही है। टोटल स्ट्रेस सर्कल नंबर 2 के लिए मैं क्या बनाना चाहता हूं, इफेक्टिव स्ट्रेस सर्कल। ये बना दिया इफेक्टिव स्ट्रेस सर्कल, ये रहा। मतलब दूसरे सैंपल के लिए भी क्या बन रहा है, एक ही इफेक्टिव स्ट्रेस वैल्यू है। आप देखेंगे यहां पर इफेक्टिव स्ट्रेस का वैल्यू क्या आ रहा है, सेम आ रहा है सेकंड सैंपल के लिए भी। तो इनके लिए क्या रहेगा, एक कॉमन इफेक्टिव स्ट्रेस सर्कल रहेगा। फिर सैंपल नंबर 3 की बात करूं, सेम डायमीटर का बना दिया। सैंपल नंबर 3 के लिए ये हो गया, इसका इफेक्टिव स्ट्रेस सर्कल बनाना है, ये बन गया इसका इफेक्टिव स्ट्रेस सर्कल। तो सभी टोटल स्ट्रेस में क्या होने वाला है कि इनके बीच का जो डायमीटर है इसका वैल्यू कितना रहने वाला है, डेल्टा सिग्मा एफ। आप देखिए, आप कहीं पर भी इसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये देखिए एक इक्वेशन ये रहा आपके पास टोटल स्ट्रेस का, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस का, और आपके पास क्या रहा, इसका माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस क्या हो जाएगा, इसका माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस सिग्मा 32 हो जाएगा। आप सिग्मा 32 में से, आप सिग्मा 1 में से सिग्मा 12 में से सिग्मा 32 माइनस करिए तो क्या मिल जाएगा आपको, केवल और केवल डेल्टा सिग्मा एफ मिलेगा सैंपल नंबर 2 में। सैंपल नंबर 1 की मैं बात करूं यहां पर, तो यहां पर भी आप क्या करिए कि सिग्मा 1 में से सिग्मा 3 माइनस करिए, तो सिग्मा 1 में से सिग्मा 3 माइनस करा, फिर से मुझे डेल्टा सिग्मा एफ मिल गया। तो हर जगह पर डायमीटर टोटल स्ट्रेस के क्या है, सेम है। तो यहां पर भी मुझे क्या मिल रहा है, सेम वैल्यू डेल्टा सिग्मा एफ। यहां पर भी सेम वैल्यू डेल्टा सिग्मा एफ, ठीक है। और इसका भी डायमीटर कितना आ रहा है इफेक्टिव स्ट्रेस सर्कल का, वो भी सेम आ रहा है डेल्टा सिग्मा एफ। तो क्या मैं कह दूं कि जो डायमीटर है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कन्फाइनिंग प्रेशर, कि जो भी आप यहाँ पर सर्कल बनाने वाले हैं उसमें का जो डायमीटर होगा वो इंडिपेंडेंट होगा कन्फाइनिंग प्रेशर पे। आप चाहे कन्फाइनिंग प्रेशर कितना भी बढ़ाता जाए नंबर ऑफ सैंपल्स के लिए, अल्टीमेटली उतने ही इंक्रीज का क्या होने वाला है, पोर वाटर प्रेशर डेवलप होने वाला है। क्योंकि सैचुरेटेड क्ले सॉइल के अंदर B = 1 हो जाता है तो वो पूरा क्या हो जाएगा, मिनिमाइज हो जाएगा सैंपल नंबर 2 में जाके। तो यहाँ पर इस कारण से सभी के डायमीटर्स क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। अब मैं क्या करता हूँ, इन सभी को कनेक्ट करते हुए क्या कर दूँ, एक कॉमन टेंजेंट यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, ड्रॉ कर रहा हूँ। आपने कॉमन टेंजेंट ड्रॉ किया तो यहां पर आप देख लीजिए ये है आपका फेलियर एनवेलप, जिसके लिए आपको फाई का वैल्यू कितना मिल रहा है, फाई = 0, क्योंकि इसकी कोई स्लोप नहीं है तो फाई = क्या हो गया, 0। अच्छा, इसको हम क्या नाम देंगे, इसको हम देंगे फाई यू, अनड्रेन्ड कोहेजन। क्या है ये, अनकंसोलिडेटेड अनड्रेन्ड, सॉरी नॉट कोहेजन, अनकंसोलिडेटेड शेयरिंग एंगल ऑफ रेजिस्टेंस है, फाई यू = 0। यहां पर हमें ये क्या मिल चुका है, यहां पर इंटरसेप्ट मिल चुका है, दैट विल बी कॉल्ड CU, अनड्रेन्ड कोहेजन। इसको क्या नाम देंगे हम, अनड्रेन्ड कोहेजन। तो यहां पर ये है फेलियर एनवेलप, तो इसकी इक्वेशन क्या बनना चाहिए, C प्रेजेंट है CU के बराबर, ठीक है। बस CU के बराबर प्लस सिग्मा इन टेन फाई, फाई 0 है तो टेन फाई टर्म 0 हो गई, सेकंड टर्म इस इक्वेशन का क्या हो गया, 0। तो यहाँ पर जो सॉइल का शेयर स्ट्रेंथ होगा इस पर्टिकुलर टेस्ट के अंदर वो आपको क्या मिलने वाला है, एग्जैक्टली इक्वल टू द वैल्यू ऑफ कोहेजन CU मिलने वाला है, जिसे हम कहेंगे अनड्रेन्ड कोहेजन, क्योंकि यहाँ पे हमने ड्रेनेज अलाउड नहीं किया है। तो क्या मैं लिख दूं कि ये जो कोहेजन है, आप देखेंगे ये कोहेजन किसके बराबर है, रेडियस ऑफ मोर सर्कल के बराबर। चाहे टोटल स्ट्रेस का लूं या इफेक्टिव स्ट्रेस का लूं, ये रेडियस के बराबर है। और रेडियस कितनी होगी, हाफ ऑफ डायमीटर होगी। डायमीटर कितना है, डेल्टा सिग्मा एफ का, तो यहां पर मैं लिख देता हूं दिस विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ डेल्टा सिग्मा एफ, ठीक है। तो ये था आपका शेयर स्ट्रेंथ निकालने का तरीका। अच्छा, यहाँ पर टोटल स्ट्रेस के लिए फेलियर एनवेलप है ये, इफेक्टिव के लिए क्या हम बना सकते हैं कुछ इस तरीके से, नहीं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एक ही इफेक्टिव स्ट्रेस सर्कल होता है, इसलिए हम यहाँ पर इफेक्टिव स्ट्रेस सर्कल के लिए फेलियर एनवेलप ड्रॉ नहीं करते हैं, नहीं करना चाहिए, ठीक है। और
टोटल स्ट्रेस के लिए कर सकते हैं क्योंकि नंबर ऑफ सर्कल्स हैं, सभी के लिए टेंजेंट कॉमन है। तो ये था आपका यूयू टेस्ट, अनकंसोलिडेटेड अनरिटन टेस्ट। बहुत फास्ट यहाँ पे काम होता है क्योंकि कंसोलिडेशन नहीं हो रहा है, तो टेस्ट बहुत जल्दी कंप्लीट किया जा सकता है, इसलिए इसका जो नाम दिया गया है क्विक नाम दिया गया है। शॉर्ट फॉर्म में हमको क्विक टेस्ट, क्यू टेस्ट भी कह सकते हैं। शॉर्ट फॉर्म इस टेस्ट का यूयू है, जिसे अनकंसोलिडेटेड अनरिटन टेस्ट कहना है। दोनों ही स्टेज में, सेल प्रेशर स्टेज में, शेयरिंग स्टेज में हमने क्या करना है कि ड्रेनेज वॉल को क्या रखना है, क्लोज रखना है। ड्रेनेज वॉल आपने क्लोज रखा तो आपने देखा कि मैं पोर प्रेशर की यदि मैं बात करूं तो यदि सैंपल नंबर 1 में, 2 में, 3 में, तीनों जगह मैंने अलग अलग कन्फाइनिंग प्रेशर रखा है, तो जितना कन्फाइनिंग प्रेशर में चेंजेस हो रहा है सैंपल 1 से 2 में, 2 से 3 में, उतना ही सेम चेंजेस पोर वाटर प्रेशर में होता है कि 1 से 2 में, 2 से 3 में, उतना ही सेम चेंजेस कन्फाइनिंग प्रेशर्स में भी हो रहा है। तो अल्टीमेटली एट द एंड आपको जो इफेक्टिव स्ट्रेस मिलने वाले हैं, चाहे वो मेजर प्रिंसिपल इफेक्टिव स्ट्रेस की बात करूं, चाहे वो माइनर प्रिंसिपल इफेक्टिव स्ट्रेस की बात करूं, अल्टीमेटली पोर वाटर प्रेशर हर एक उसमें क्या हो रहा है, अकॉर्डिंगली टोटल स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, तो वहां पर हर एक पॉइंट का, हर एक सैंपल का जो इफेक्टिव स्ट्रेस है वो सेम डेवलप होने वाला है। तो अब नंबर ऑफ सैंपल्स के लिए अलग अलग टोटल स्ट्रेस सर्कल होंगे, लेकिन इन सभी सैंपल्स का केवल एक ही इफेक्टिव मोहर सर्कल स्ट्रेस सर्कल होगा। ठीक है, तो ये पूरा पिक्चर था जहां पर मैंने कोहेजन आपको निकाल के बताया। शेयर स्ट्रेंथ डायरेक्टली कोहेजन के बराबर हो जाएगी क्योंकि फाई का वैल्यू 0 आ चुका है, और आप डायरेक्टली कोहेजन का वैल्यू निकाल सकते हैं, फाई इक्वल टू हाफ ऑफ डेविट्रिक स्ट्रेस। और डेविट्रिक स्ट्रेस का कौन सा वैल्यू लेना है आपको, पिक वैल्यू। यदि ओसीसी है तो ये पिक वैल्यू लेना है, एनसीसी है तो ये अल्टीमेट वैल्यू लेना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस पे क्या कर सकते हैं, पूरा कैलकुलेशन कर सकते हैं, शेयर स्ट्रेंथ निकाल सकते हैं। तो अब तक हमने हमारे 3 या 4 वीडियोस पे केवल और केवल ट्राइएक्सियल मशीन पर बात किया है, जिसके अंदर हमने टोटल 3 टेस्ट डिस्कस कर लिए हैं। कंसोलिडेशन ड्रेन टेस्ट डिस्कस कर लिया, कंसोलिडेशन अनड्रेन टेस्ट डिस्कस कर लिया, अनकंसोलिडेटेड अनड्रेन टेस्ट भी हमने पूरी तरीके से डिस्कस कर लिया। और इन बिटवीन मैंने एक लेक्चर में स्कैम्पटन पोर प्रेशर पैरामीटर्स की भी बात की थी, जो कि इन 2 टेस्ट को समझने के लिए बहुत जरूरी होते हैं। एक बात, दूसरी बात, ये 3 टेस्ट पॉसिबल है इस ट्राइएक्सियल मशीन में। क्या एक टेस्ट और पॉसिबल है क्या? कौन सा टेस्ट? वो टेस्ट हो सकता है अनकंसोलिडेशन ड्रेन टेस्ट। क्या ये टेस्ट पॉसिबल है क्या इसके अंदर? अनकंसोलिडेशन ड्रेन टेस्ट, शॉर्ट में हम दे देते हैं यूडी टेस्ट। क्या ये पॉसिबल है क्या? ये टेस्ट कभी भी पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि आप देखेंगे नाम में ही इसमें प्रॉब्लम है। अनकंसोलिडेशन ड्रेन टेस्ट मतलब आपने क्या किया है, ड्रेनेज अलाउड किया है, और जब आपने ड्रेनेज अलाउड किया है तो कंसोलिडेशन तो हो गई, तो फिर अनकंसोलिडेशन यहाँ पे क्यों लिखा है आपने? तो दिस टेस्ट इज रॉन्ग, इट इज एक्चुअली डजंट एग्जिस्ट। ठीक है, जो जितने टेस्ट पॉसिबल थे वो ये 3 थे, सीडी टेस्ट, सीयू टेस्ट, यूयू टेस्ट। ये सभी वीडियो में मैंने डिस्कस कर दिए टेस्ट। तो यहाँ पर आपका ट्राइएक्सियल टेस्ट का जो टॉपिक था, जिस पे हमने शेयर स्ट्रेंथ निकालना थी, वो खत्म करते हैं। पहला जो शेयर स्ट्रेंथ निकालने का मेरे पास इक्विपमेंट था, जो टेस्ट था, वो था डायरेक्ट शेयर टेस्ट। दूसरा था मेरे पास ट्राइएक्सियल टेस्ट, तो वो मैंने पूरी आपको बता दिए हैं। आई होप यू पीपल एंजॉयड द कंप्लीट सेशन ऑफ ट्राइएक्सियल टेस्ट। थैंक यू सो मच।